चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम है कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सपोज समझ लें कि एक बंदा है जिसकी सैलरी है 10,000। अब उसमें से वो हर महीने 5,000 का खर्चा करता है अपने घर की जरूरियात वगैरह के लिए। 2,000 जो है वो घर में सेव कर लेता है। वो कहता है क्या पता कभी मुश्किल हालात हैं, मेरी जॉब चली जाए, चलो भाई ये सेविंग वगैरह काम आ जाएगी या किसी और काम के लिए। इसके अलावा उसने साथ एक और बिजनेस किया हुआ था, उसमें वो 3,000 पैसे इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरह से वो अपनी टोटल इनकम को 3 डिविजन्स में तकसीम कर देता है। एक कंजम्पशन में खर्चा करके, दूसरा सेव करके, तीसरा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके। तो इस तरह से ये 3 पोर्शन है, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस आई। y जो है वो इनकम को शो करता है, c कंजम्पशन को, s सेविंग को और i इन्वेस्टमेंट को। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक बंदे की, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इस टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम एक अकेले बंदे की इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं देख रहे, इसमें हम ओवरऑल देखेंगे कि पूरे मुल्क की जो इनकम है वो, पूरे मुल्क में जो कंजम्पशन हो रही है, जो सेविंग्स हो रही हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए देता हूँ छोटी वाली, ताकि आपको बात की समझ लग जाए। कंजम्पशन की डेफिनेशन क्या है? पोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट हाउस होल्ड स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन। कंजम्पशन हमेशा वही करता है जो चीजों को इस्तेमाल करता है। अगर गवर्नमेंट ने भी किसी चीज को इस्तेमाल करना है खरीद कर, तो उस टाइम वो भी इंग्लिश में देखा जाए तो उसको भी हम कंज्यूमर कहेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कंजम्पशन क्या होती है? अपनी इनकम का हिस्सा हम जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं उससे कंजम्पशन कहते हैं। गुड्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है वो वाली जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, खत्म कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, और दूसरी होती है वो जिनको इस्तेमाल करके हमने कोई और चीज बनानी हो, जिसको हम रिसोर्स कहते हैं या कैपिटल गुड कहते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में एसेट कहते हैं। तो कंजम्पशन होती है हमेशा कंज्यूमर गुड्स की, और इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल गुड्स की, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं हम कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह को खरीद कर। तो कंजम्पशन वो कहता है कि पोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं? जिस तरह एक चाय का कप होता है डिस्पोजेबल कप, मतलब क्या कि जिसे हम खर्च कर लेते हैं, यूज कर देते हैं, उसके बाद उसका हिसाब किताब खत्म, उसमें से कुछ बचाते नहीं है। घर में जो आप चाय पीते हैं कप में, तो चाय पीने के बाद आप उस कप को फेंक तो नहीं देते, खत्म तो नहीं कर देते, डिस्पोज नहीं कर देते। लेकिन जो आप किसी होटल वगैरह से डिस्पोजेबल कप में चाय लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप उस कप को खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं करते। सेम इसी तरह से इनकम का वो हिस्सा जो हम यूज कर दें, उसके बाद वो ना बचा हुआ हो। अब आपकी 10,000 तनख्वाह है, लेकिन उसके ऊपर आपने 1,000 हुकूमत को टैक्स दिया है, तो इसका मतलब है वो 1,000 आप खर्च तो नहीं कर सकते, वो तो हुकूमत को टैक्स दे दिया। बाकी 9,000 जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो इस तरह से टैक्सेस वगैरह और इस तरह की सारी चीजें जब आप अदा कर दें, जो इनकम का हिस्सा अब बचा है आपका यूज करने के लिए, चाहे आप कहीं पर भी यूज करें, सेविंग करके, इन्वेस्टमेंट करके या कंजम्पशन करके, लेकिन वो आपके पास है, आपने वो हिस्सा किसी को देना नहीं है, हुकूमत वगैरह को, तो उसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद क्या? कंजम्पशन पैटर्न। डिफरेंट पीपल स्पेंड देयर इनकम इन डिफरेंट वेज। पुअर फैमिली स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ देयर इनकम टू सर्वाइव एज कंपेयर टू रिच फैमिलीज। अब कंजम्पशन अमीर बंदा भी करता है, गरीब भी करता है। गरीब बेसिकली कंजम्पशन तभी करता है जब उसकी जिंदगी की बहुत जरूरियात हो, वो पहले अपनी जरूरियात के ऊपर ही खर्च करता है ज्यादातर। अमीर बंदा जो है वो जरूरियात के ऊपर खर्च तो वैसे ही उसके लिए कोई बात नहीं होती, इसके अलावा वो अपनी अयाशों के ऊपर भी खर्च करता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कंजम्पशन करने के तरीके हर बंदे के मुख्तलिफ हैं। गरीब बंदा अपनी बुनियादी जरूरियात के ऊपर कंजम्पशन करता है, अमीर बंदा जो है वो अयाशियों के ऊपर करता है। कंजम्पशन फंक्शन। फंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट। जिस तरह से हमने फर्म वाले चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, यानी प्रोडक्शन डिपेंड कर रही थी किसी चीज के ऊपर, यानी इनपुट्स के ऊपर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। सेम इसी तरह से जो कंजम्पशन है ये भी डिपेंड करती है किसके ऊपर? कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ हाउस होल्ड। जो हमारी कंजम्पशन, जो हमारा खर्च है, वो हमारी आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम ज्यादा खर्चा करेंगे, अगर कम होगी तो कम करेंगे। कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमारी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम जितना बढ़ेगी उतना ज्यादा हम खर्च करने के काबिल होंगे। कंजम्पशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, बट लेवल ऑफ कंजम्पशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब इसमें देखें, वो कहता है कि जब हमारी आमदन बढ़ती जा रही है तो हम चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन ऐसा ऐसा जब हमारी इनकम बढ़ती जाए तो फिर कंजम्पशन का लेवल कम होता जाता है। वो कैसे?
अब देखें यहाँ पर कि आपके पास पहले 10,000 तनख्वाह है, तो आप उनमें से 5,000 कंज्यूम करते हैं। उसके बाद 15,000 हुई तो आप कंजम्पशन करते हैं 8-9,000 की। अब आपकी तनख्वाह हो गई है 20 लाख, आपकी जरूरियात तो इतनी है नहीं, तो जाहिर सी बात है अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इतना बढ़ गई है, तो उसके साथ कंजम्पशन का लेवल अब आपकी बुनियादी जरूरियात पर खर्च पहले हो चुका है, तो कंजम्पशन ऐसे ऐसे कम होगी। बच्चे जो होगी वो आप सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से पहले हम क्या कहते हैं कि कंजम्पशन वैसे बढ़ती है हमारी इनकम के बढ़ने से, लेकिन पहले कंजम्पशन बढ़ती है 10% के रेट से, फिर ऐसा ऐसा 5%, फिर 4%। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरियात ऐसा ऐसा मीट होती जाती है, पूरी होती जाती है। इसके बाद क्या, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वो कहता है कि जो कंजम्पशन है वो किसके ऊपर फंक्शन है, डिपेंडेंट है इनकम के ऊपर। C इज इक्वल टू एफ वाई। इसके बाद है कंजम्पशन की कुछ टाइप्स हैं, एक होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक होती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटो का मतलब होता है जो किसी का पाबंद ना हो, जो ऑटो पर कहते हैं ना ये काम ऑटो पर लग गया है। तो इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन ऑन नेसेसिटीज। ये मैंने आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दिया है, नेसेसिटीज और इंड्यूस्ड का लिख दिया है लग्जरीज। वो कैसे? ऑटोनोमस कंजम्पशन का वो कहता है कि वैसे तो हमने कह दिया कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है इनकम होगी, पैसे जेब में आएंगे तभी कंज्यूम करेंगे। लेकिन वो कहता है कि कभी कभी आपकी इनकम हो या ना हो आप फिर भी पैसे खर्च करते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि पैसे हमारी इनकम है नहीं, आमदन तो है नहीं, हम बेरोजगार हैं, फिर कंजम्पशन कैसे हो सकती है? अब कोई भी बंदा जो इस टाइम बेरोजगार है, उसकी कोई जॉब नहीं है, तो क्या वो खाना पीना कुछ नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा? जाहिर सी बात है खाना खा रहा है, तो खाने के ऊपर खर्च कर रहा होगा। खर्च कैसे कर रहा है? हो सकता है उसे कहीं से कोई पैसे किसी ने गिफ्ट के तौर पर दे दिए हो या किसी ने उधार के तौर पर दे दिए हो, उसकी वो इनकम नहीं है, लेकिन वो जब पैसे उसकी जेब में आते हैं तो वो कंज्यूम करता है पैसों को, अपनी चीजें खरीदता है, बुनियादी जरूरियात। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन वो वाली है जो हमारी इनकम ना भी हो तब भी होती है। और तब क्यों होती है? इसलिए क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा अपनी बुनियादी जरूरियात, नेसेसिटीज के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। तो इनकम के ना होने के बावजूद भी अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो ये तभी करते हैं जब हमारी बुनियादी जरूरियात हो। तो स्पेंडिंग ऑन ऑल बेसिक नीड, फूड, क्लॉथिंग, हेल्थ केयर वगैरह, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट वन डज इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज लेवल ऑफ इनकम। इनकम चाहे है नहीं है जितनी भी है, लेकिन वो कंजम्पशन मस्ट है, जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी को बुनियादी जरूरियात है जो उसने लेनी है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इफ वंस इनकम इज जीरो देन बेसिक नेसेसिटीज आर फाइनेंस्ड बाय ओल्ड सेविंग्स आर बोरोड फंड्स। वो कहते हैं एक बंदे की इनकम चाहे जीरो है लेकिन वो बुनियादी जरूरियात तो उसने पूरी करनी है, तो वो कैसे उनके लिए फाइनेंस इकट्ठा करता है? या उसके पास कोई पुरानी सेविंग्स पड़ी होती हैं या फिर वो कहीं से पैसे उधार लेता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, CO रिप्रेजेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक्सोजीनस फैक्टर व्हिच डजंट डिपेंड ऑन कंज्यूमर इनकम। अब इनकम के ऊपर जो डिपेंड करेगा वो हम कहेंगे इसका डायरेक्ट रिलेशन है इनकम के साथ, तो हम उसे कहेंगे ये एंडोजीनस फैक्टर है। लेकिन अगर कोई इनकम के ऊपर डिपेंड ना करे डायरेक्ट, लेकिन मतलब इनकम हो ना हो लेकिन कंजम्पशन होती रहे, तो उस तरह के कंजम्पशन को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इस फैक्टर को हम कहते हैं एक्सोजीनस फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इनकम के अलावा किसी और चीज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन में देखिए जो कंजम्पशन है वो हमारी इनकम के ऊपर नहीं, कुछ कोई और चीज जो है हमारी ओल्ड सेविंग्स हैं या कोई उधार वगैरह कर्जे हमने लिए हुए हैं या ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंड्यूस कंजम्पशन क्या है? ये ऐसी कंजम्पशन है जो हम तभी करते हैं जब हमारी इनकम आ रही हो। कंजम्पशन ऑन लग्जरीज, अब हमारी ये पाबंदी नहीं है कि हमने जरूर कंजम्पशन करनी है, अगर हमारे पास इनकम है, आमदन आ रही है तो हम कंज्यूम करेंगे। तो जब हम रिलैक्स हैं कंजम्पशन करने में तो इसका मतलब है सामने कोई चीज जो है वो हमारी बुनियादी जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए कोई लग्जरी वगैरह है। As income of household increases, their spending also increases gradually. इनकम बढ़ती है तो स्पेंडिंग यानी कंजम्पशन भी बढ़ती है। Accordingly, they start spending more on comforts and luxuries. मतलब क्या कि जैसे अमीर बंदे की तनख्वाह बढ़ती है तो वो फिर किसके ऊपर खर्च करना शुरू हो जाता है? अपनी लग्जरीज वगैरह के ऊपर। पोर्शन ऑफ कंजम्पशन विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन वंस इनकम, मतलब वो वाली कंजम्पशन जो डायरेक्ट हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? CY। अब देखें उसको हमने कहा था C0, मतलब ये C जो है कंजम्पशन है वो इनकम के ऊपर डजंट डिपेंड, नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं कर रही।
लेकिन जो इंड्यूस्ड है ये क्या है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, और इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, तो इसलिए हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कहा है सी वाई, मतलब कंजम्पशन जो है वो वाई यानी इनकम के ऊपर डिपेंड जो करती है वो वाली कंजम्पशन। सी वाई रिप्रेजेंट्स द इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये क्या है, एंडोजीनस फैक्टर है, क्यों, विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर इनकम, ये कंज्यूमर खरीदने वाले की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्ट। इसके बाद है टोटल कंजम्पशन, सम ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, C इज इक्वल टू C नॉट प्लस C बाय। इसके बाद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल और एवरेज हर जगह आते हैं, चाहे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो या एवरेज रेवेन्यू हो, या मार्जिनल कास्ट हो या एवरेज कास्ट हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो भी मार्जिनल होती है या एवरेज होती है, कि ओवरऑल हमने एवरेज हम लें कि हमने एक साल में कितनी चीजें कंज्यूम की है वो वाली, या हमने जुलाई से जुलाई से आगे दिसंबर तक या जनवरी तक इस पीरियड के दौरान कितनी इजाफा हुआ है हमारी कंजम्पशन में। तो जब आपको पता है इजाफे की बात हो एक स्पेसिफिक टाइम में, तब हम कहते हैं मार्जिनल है। अगर हम कहें कि ओवरऑल 6 महीने या एक साल में हमने ओवरऑल एवरेज के तौर पर मंथ कितना कंजम्पशन किया है, तो हम एवरेज कहते हैं। तो कंजम्पशन में अब है एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब टेंडेंसी, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन हाउस होल्ड इनकम। वो कहते हैं एक बंदे की इनकम में जो तब्दीली आ रही है उसकी वजह से उसकी कंजम्पशन में कितना तब्दीली आ रही है, उससे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का पता है आपको, इजाफी, कि इनकम अगर हमारी 10 गुना बढ़ी है तो कंजम्पशन कितने गुना बढ़ी है। तो जब हम चेंज को देखते हैं तब हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे कहते हैं एब्रीविएशन के तौर पर एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। मतलब कंजम्पशन में चेंज जब आए इनकम की चेंज होने से, डेल सी डिवाइडेड बाय डेल वाई। जब मार्जिनल की बात होगी तो डेल यानी डेल्टा आएगा, चेंज का सैंपल आएगा। इसके बाद है एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी टू कंज्यूम, रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू देयर टोटल इनकम। ठीक है, कि टोटल कंजम्पशन हमने कितनी की टोटल इनकम की वजह से। अब यहाँ पर ओवरऑल हम एवरेज देखते हैं कि 5 बच्चों ने दुकान से उधार के तौर पर चीजें ली, शाम को दुकानदार ने अब्बा को बता दिया, तो अब्बा को ये बताया कि 5 बच्चे आए थे और 500 की चीजें लेकर गए थे। अगर वो ये बताएंगे कि तीसरे ने 150 की, चौथे ने 100 की, पांचवें ने 20 रुपए की चीज ली, तो इसका मतलब अब हम हर बंदे की अलग अलग देख रहे हैं। लेकिन अगर अब्बा दिमाग में रखें 5 बच्चे थे 500 का खर्चा किया, इसका मतलब है हर बंदे ने 100 का किया है, वो एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये एवरेज है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is equal to total consumption divided by total income is equal to C by Y। अब मार्जिनल में देखें फार्मूला क्या है, डेल C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। उसमें चेंज है, मार्जिनल है तो डेल्टा का सैंपल आया। एवरेज में हम देखते हैं टोटल को, तो हमने C जस्ट लगाया और Y लगाया, डेल्टा का सैंपल नहीं है। उसके बाद है काइंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसे केन्स भी कहते हैं, काइंड्स भी कहते हैं, केन्जियन भी कहते हैं, काइनेशियन भी कहते हैं, जो आपका दिल करे। People increase their consumption as their income increases, but not by as much as their income increases। वो कहता है इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह इनकम बढ़ती है। इनकम में 20 गुना इजाफा हुआ है तो जरूरी नहीं कि कंजम्पशन में भी 20 गुना इजाफा हो। कंजम्पशन बढ़ेगी सही, लेकिन 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना। तो वो कहते हैं इनकम के बढ़ने से हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन उसी हिसाब से नहीं जिस हिसाब से इनकम बढ़ती है। चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन कंजम्पशन। इनकम की तब्दीली जो है वो बड़ी है कंजम्पशन की तब्दीली से। अब यहाँ पर इसका नाम रखा गया लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये बेसिकली लॉ नहीं, ये एक हाइपोथेसिस है। हमेशा एक चीज होती है, एक होती है हाइपोथेसिस और एक होता है लॉ। हाइपोथेसिस मफरूजा होता है, अजम्पशंस होती हैं, जो हमने चीजें एज्यूम कर ली कि अगर ऐसे करें तो वैसा होगा। अगर वो वाकई कानूनी शक्ल उसे दी जाए तब वो लॉ बनता है। तो इसकी अजम्पशन भी बेसिकली एक कानून की शक्ल में थी, तो इसलिए इसे लॉ का नाम दिया गया, लेकिन अंदर की बातें उसने अजम्पशन के तौर पर ही शो की हैं। इसके बाद है 3 प्रीपोजिशंस आर हाइपोथेसिस डिराइव्ड फ्रॉम दिस लॉ। इसमें कुछ हाइपोथेसिस है, कुछ मफरूजे हैं। Aggregate consumption increases along with increase in aggregate income, but increase in aggregate consumption will remain less than increase in income। वो कहता है कि ओवरऑल जो हमारे पूरे मुल्क की इनकम है उसके बढ़ने से पूरे मुल्क की कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही जितनी इनकम बढ़ रही है। दिस इज बिकॉज एज बेसिक नेसेसिटीज आर फुलफिल्ड पीपल बिगेन टू सेव एडिशनल इनकम, हेंस सेविंग इंक्रीजेस। वो कहता है कि कंजम्पशन वैसे क्यों नहीं बढ़ती जैसे इनकम बढ़ती है,
क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो पहले तो कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं क्योंकि हमने अपनी जरूरियात पूरी करनी होती है, लेकिन एक लेवल आता है जब इनकम तो बढ़ रही है लेकिन हमने अपनी चीजें सारी खरीद ली हैं, तो उसके बाद हम क्यों खर्च करें जब हमारे पास चीजें पूरी हो गई हैं। तो इसलिए तब हम चीजों को कंज्यूम नहीं करते, पैसों को कंज्यूम नहीं करते, बल्कि पैसों को सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी कंजम्पशन जो है वो बढ़ना कम हो जाती है, रुक जाती है, और फिर हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज सेव्ड। जो पैसा हमने कंज्यूम नहीं किया, कंजम्पशन के ऊपर हमने नहीं लगाया, तो इसका मतलब हमने उसे सेव किया है। इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज्ड कंजम्पशन एंड सेविंग। वो कहते हैं इनकम बढ़ती जाएगी तो इससे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी और फिर सेविंग्स बढ़ेगी। इसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको सिंबॉलिकल इसने शो किया है कि 0 इज लेस देन एमपीसी और एमपीसी इज लेस देन 1। अब इसको आगे हम देखेंगे टेबल वगैरह में। कंजम्पशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउसहोल्ड व्हिच कीप्स एमपीसी इज ग्रेटर देन 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1 जब कंजम्पशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। फिर रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन रिमेन्स लेसर देन रेट ऑफ चेंज इन इनकम व्हिच कीप्स एमपीसी इज लेस देन 1। मतलब क्या है, जब वो बता रहा है कि कंजम्पशन इनकम दोनों बढ़ रहे हैं तो उस टाइम हम इसे 0 से ग्रेटर कहेंगे। जब पता चले कि रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन जो है वो उस तरह से नहीं है जितना रेट ऑफ चेंज इन इनकम है, इनकम की तब्दीली से कंजम्पशन की तब्दीली कम है, तो हम इसे 1 से लेस शो करेंगे। जिस तरह इलास्टिसिटी था वो भी हमने 1 को पॉइंट रखा था मेन, यूनिट इलास्टिक में 1। फिर हमने देखा था कि इलास्टिक अगर ज्यादा है तो 1 से ग्रेटर है, अगर कम है तो 1 से कम है। इसके बाद टेबल रिप्रेजेंटेशन है कि इनकम जो है वो हमारी ऐसा ऐसा बढ़ रही है। इनकम वाई जो पहला कॉलम है 0, 100, 200, 300। उसके बाद है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटो कौन सी थी, जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंड्यूस कौन सी है, जो इन्फ्लुएंस हो, इंड्यूस हो इनकम की वजह से। लेकिन ऑटो जो है वो ऑटो कंजम्पशन हमारी लगी हुई है, ऑटो के ऊपर हम कंज्यूम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, चाहे इनकम हमारी है नहीं है, थोड़ी है ज्यादा जितना भी है। तो इसमें आप देखें जब इनकम हमारी 0, 100, 200, 300 है तो हमारी कंजम्पशन जो है वो 0 इनकम पर भी 50 है और 500 की इनकम पर भी 50 है। तो हम शो कर रहे हैं कि इनकम हमारी चाहे 0 थी या 500 थी, कंजम्पशन हमने जारी रखी है, चाहे पहले दिन थी या एंड के ऊपर थी। तो कंजम्पशन जो है वो क्या है, इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। कंजम्पशन जितनी थी वैसे ही अपने आजादाना तौर पर चल रही है, ऑटो पर लगी हुई है। तो 50 का फिगर ही सारा है, तो कंजम्पशन हमारी क्या है, सेव है। इसके बाद उसने इंड्यूस कंजम्पशन को शो नहीं किया, जरूरत नहीं थी। उसने अब बता दिया कि सपोज इंड्यूस कंजम्पशन को हम देख ही नहीं रहे, तो टोटल कंजम्पशन क्या है, C इज इक्वल टू C0 प्लस CY। तो अब टोटल कंजम्पशन कैसे निकाली हमने कि पहले दिन 50 निकाला, उसके बाद दूसरे दिन 50 किया तो टोटल 100 हो गया, तीसरे दिन 50 रुपये और खर्चा तो टोटल 150 हो गया, फिर 50 और खर्चा तो 200 हो गया, फिर 50 और खर्चा 250, फिर पांचवें दिन जो है छठे दिन 50 और खर्चा तो टोटल कंजम्पशन हमारी 300 हो गई। टोटल वो होती है ना पहले दिन से अब तक जितना खर्च कर चुके हैं, और डेली की वो है मार्जिनल जो 50-50 है। अब एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था इसका फॉर्मूला, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो चेंज देखना है कि हर रो से पीछे जो ऊपर वाली रो है उन दोनों के दरमियान चेंज कितना आ जाए, कंजम्पशन वाले कॉलम में और इनकम वाले कॉलम। अब देखें यहाँ पर टोटल कंजम्पशन जो है इसमें देखिए चेंज कितना आया है। जब इनकम 0 है और टोटल कंजम्पशन 50 है तो ये तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कुछ इसका आंसर नहीं है। उसके बाद टोटल कंजम्पशन कितनी है, 50 का चेंज आया है और उधर से इनकम का 100 का चेंज आया है। देखिए इनकम वाला कॉलम आपने देखना है और टोटल कंजम्पशन वाला कॉलम देखना है। तो यहाँ पर देखें कि इनकम वाले कॉलम में 0 से 100 हुआ है यानी 100 का चेंज आया है, और कंजम्पशन वाले कॉलम में 50 से 100 हुआ है मतलब 50 का चेंज आया है। तो फार्मूला क्या था, डेल सी डिवाइडेड बाय डेल वाई। तो डेल सी क्या है, चेंज कंजम्पशन का चेंज कितना है 50 का, तो यहाँ पर ऊपर 50 लिखेंगे डिवाइडेड बाय इनकम का चेंज कितना है 100 का, तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.5 निकलेगा। इस तरह से अगला पॉइंट, यहाँ पर कंजम्पशन का चेंज क्या है 100 से 150, फिर 50 का चेंज है, उधर से इनकम का चेंज कितना है 100 से 200, 100 का चेंज है, तो यहाँ पर भी 50 डिवाइडेड बाय 100 आंसर 0.5 निकलेगा। तो हर लेवल के ऊपर सेम चेंजेस हैं कंजम्पशन और इनकम के, तो हाँ आंसर यही निकलेगा 0.5 एमपीसी वाले कॉलम में। इसके बाद है एपीसी, यहाँ क्या है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। यहाँ पर हमने चेंज नहीं देखना कि 50 से 100 का चेंज 50 आया और उधर से 0 से 100 का 100 चेंज आया। यहाँ पर हमने देखना है कि उसी रो के ऊपर कितने कितने फिगर्स हैं। तो यहाँ पर देखें टोटल कंजम्पशन जो थी 50 थी, उधर से 0, तो 50 डिवाइडेड बाय 0
तो आंसर 0। उसके बाद क्या है 100, टोटल कंजम्पशन 100 है और इनकम भी 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 एपीसी 1। उसके बाद एमपी टोटल कंजम्पशन क्या है 150 है और इनकम 200 है, तो 150 डिवाइडेड बाई 200 आंसर 0.75। तो इस तरह से इसके फॉर्मूलाज ऊपर दिए गए एमपीसी और एपीसी निकालने के, आप निकालेंगे तो यही फिगर्स आएंगे। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ हमने किस के दरमियान बनाया, हम किसका रिलेशन देख रहे हैं, एक तरफ हमारी इनकम है, दूसरी तरफ हमारी कंजम्पशन है, दो चीजें हैं जिनका हम रिलेशन देख रहे हैं, तो इन दो चीजों के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया है इनकम और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया है कंजम्पशन। तो इसमें वो कहता है कि जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखें, इसकी ग्राफ में आपको शो करता हूँ कि ये जो 45 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये हमारी लिखी हुई है इनकम, इनकम की लाइन वाई की लाइन, और दूसरी जो है वो कंजम्पशन की सी की लाइन है। तो ग्राफ के ऊपर अब जब आप इन दोनों को देखकर ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसी तरह की शेप आपके पास आनी है। ऊपर देखें कि वो इनकम जो है, इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। देखें इनकम वाला कॉलम 0, 100, 200, 300, 400, क्योंकि आमदन हमारी कुछ नहीं हो सकती, लेकिन ऑटो कंजम्पशन तो वो थी ना जो हम इनकम ना भी हो तब भी करते हैं, तो वो पहले दिन से ही हमारी कंजम्पशन है 50। तो इनकम पहले दिन कुछ नहीं हो सकती, लेकिन कंजम्पशन हम कर रहे हैं क्योंकि उस दिन हम खाना तो खाएंगे, खर्चा तो करेंगे हम, चाहे हम कहीं से उधार करके खर्चा करें या हमारी पुरानी सेविंग्स हो। तो ग्राफ के ऊपर देखें, जो हमारी कंजम्पशन की कर्व है सी वाली, वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जो इनकम की कर्व है 45 डिग्री वाली, वो 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इनकम तो हमारे पहले दिन 0 है, ठीक है। तो इन फिगर को इस्तेमाल करके इनकम और कंजम्पशन दोनों का जब ग्राफ ड्रा करेंगे आप, तो आपको इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। इसके ऊपर आप क्योंकि एंगल जो 45 वाली ये इनकम वाली लाइन है, वो एंगल क्योंकि उसका नीचे के साथ 45 बन रहा है इसलिए 45 लिखा है, वरना ये नहीं कि इसके दरमियान कोई नई कोई साइंस आ गई है। मकसद क्या है, सिर्फ हमने इनकम और कंजम्पशन के दरमियान लाइन ड्रा किया है। अब हमने जब ये पढ़ा था फर्म में कि हमारी कहीं पर क्या थी, रेवेन्यू ज्यादा था और कहीं पर कास्ट ज्यादा थी, तो हमने ग्राफ के ऊपर देखा था, हमने कहा था जहां पर कास्ट की कर्व रेवेन्यू से ऊपर है तो मतलब हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, और जहां पर हमारी जो कास्ट की कर्व है वो नीचे है और रेवेन्यू की कर्व ऊपर है, तो इसका मतलब अब हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं और खर्चा कम हो रहा है। सेम इसी तरह से यहाँ पर देखें, स्टार्ट के ऊपर पहले क्या है, सी वाली लाइन ऊपर है और वाई वाली नीचे है, तो मतलब इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। फिर ऐसा ऐसा एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर डॉट बना हुआ है कि जहां पर हमारी कंजम्पशन और जो इनकम है वो इक्वल है। उसके बाद फिर हमारी जो इनकम ज्यादा हो रही है और कंजम्पशन कम हो रही है, ये वो टेबल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला आपने कि पहली ऐसी स्टेज थी जहां पर हमारी क्या थी, हमारी जो थी वो कंजम्पशन ज्यादा थी, इनकम कम थी, क्योंकि कंजम्पशन तो पहले दिन से थी, इनकम 0 थी। उसके बाद फिर दोनों बराबर हो गए, फिर ऐसा ऐसा हमारी जो इनकम थी बढ़ती गई और कंजम्पशन कम होती गई। क्यों, जब हमारे पास पैसे ज्यादा आते हैं, हमारी जरूरतें पूरी हो चुकी होती हैं, तो कंजम्पशन कम होती है, फिर हम सेविंग की तरफ चले जाते हैं। The graph shows that consumption is increasing along with increase in income, but the rate of change in consumption is smaller than change in income. 45 line is also known as helping line. इसे helping line भी कहते हैं। Income lesser than Y shows that initially consumption is greater than income, but beyond Y star consumption become less than the income. Change in some variables other than real disposable income can shift the curve. अब देखें, जब भी शिफ्टिंग की बात होती है ना, तो हम कहते हैं मेन फैक्टर के अलावा जब बाकी फैक्टर का इफेक्ट हो तो हम कहते हैं अब शिफ्ट होगी। जैसे डिमांड थी, प्राइस का इफेक्ट था, तो उसमें डिमांड का शिफ्ट नहीं होती थी बल्कि कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड होती थी। सेम इस तरह से सप्लाई कर थी, सप्लाई के ऊपर जब प्राइस का इफेक्ट देखा तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होती थी, शिफ्ट नहीं होती थी आगे पीछे की तरफ। सेम इसी तरह से अगर हम कंजम्पशन के ऊपर मेन जो फैक्टर है हमारा इनकम, उसको देखेंगे तब उसमें चेंज आएगा, इस तरह से आगे की तरफ एक्सटेंड होगी या कम होगी। लेकिन अगर हम देखेंगे इनकम यानी डिस्पोजेबल इनकम के अलावा किसी और फैक्टर को, तब शिफ्ट आएगा इसमें। तो इसमें वो वही कह रहा है, चेंज इन सम वेरिएबल्स अदर देन रियल डिस्पोजेबल इनकम कैन शिफ्ट द कर्व। Change in interest rate, consumer confidence might lead to a change in consumption spending at each level of income. This could be due to positive forecast about economic prospects, increase in the consumer confidence. जब हम किसी चीज की कंजम्पशन करते हैं तो हमें एक तो किसी बंदे ने अगर कारोबार करना है किसी मुल्क के अंदर, तो उसे भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि इस मुल्क में ऐसे हालात हैं कि मैं यहाँ पर अपना खर्चा कर सकूं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो कंजम्पशन का भी सेम इसी तरह से है, वो प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। अब ग्राफ है,
अब ग्राफ के ऊपर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर 45 वाली वही इनकम हमारी लाइन है और कंजम्पशन जो है वो शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट हमने कहा है कि किसी भी फैक्टर की वजह से होती है। अब कंजम्पशन सपोज अगर बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ हमने शिफ्ट कर दी, अगर कम होती तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते। अभी C1 से C2 ऊपर हुई है, हो सकता है C1 से C2 नीचे की तरफ हो जाती। चेंज है ना, चेंज तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इसके बाद क्या, कंजम्पशन फंक्शन हैज शिफ्टेड टू द लेफ्ट C1 टू C2, दिस मींस दैट द कंज्यूमर्स आर स्पेंडिंग ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। हमने शो किया चेंज के कंजम्पशन बढ़ रही है, तो बढ़ती कैसे, जब इनकम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। This graph shows that as income increases from Y1 to Y2, consumption also increases, but rate of change of consumption is less than change in income. But due to other factors, such as rate of interest, tax rates, consumption increases, which causes a shift upward in consumption curve from C1 to C2. Other factor की बात आ रही, जिसकी वजह से वो कहता है शिफ्ट होगी कंजम्पशन कर्व फ्रॉम C1 to C2। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन मतलब क्या, फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर शिफ्ट इन कंजम्पशन फंक्शन। ये वो वाले हैं, जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे तो हमने कहा था वो तो प्राइस के इफेक्ट है, इसके अलावा कुछ और फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। सेम इस तरह से यहाँ पर कंजम्पशन थी तो पहले कंजम्पशन के ऊपर हमने देखा है काइंस लॉ में इनकम का इफेक्ट। अब हम देखते हैं बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंजम्पशन। तो पहले क्या है, रियल इनकम, हाउ मच वन इज एबल टू कंज्यूम, हाउ मच वन इज एबल टू कंज्यूम। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमांड में, उसके ऊपर कुछ क्या थी, उसके पीछे रीजंस थी, एक थी इनकम इफेक्ट और एक थी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हमने कहा था कि इनकम इफेक्ट का मतलब है रियल इनकम इफेक्ट, मतलब परचेजिंग पावर, कि आपको चीजों की खरीदने की आपके पास आप एबिलिटी कितनी है। तो कि चीजों को खरीदने की एबिलिटी, जरूरी नहीं कि आपकी इनकम बढ़ी है, हो सकता है चीज सस्ती हो गई हो तो आप ज्यादा उसको खरीद सकते हैं। तो रियल इनकम की बात जब आती है तो ये एबिलिटी की बात आती है, हाउ मच वन इज एबल टू कंज्यूम, कि चीजों को कंज्यूम हम करने के लिए कितने काबिल है, किस काबिल है, कितने अहल हैं, कितने एबल हैं, ठीक है, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है। अब जरूरी नहीं कि हमारी इनकम बढ़ी तो ही हम चीजों को ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, हो सकता है इनकम वही 10 की 10,000 है लेकिन चीजें सस्ती हुई हैं तो हम ज्यादा खरीद सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, if it is unequal, more of the income is in hands of rich people with a lower propensity to consume, a more equal distribution increases the consumption। अगर अमीर और गरीब दोनों के पास पैसे हैं तो जाहिर सी बात है अमीर भी अपनी बुनियादी जरूरियात वगैरह खरीदेगा या कुछ अयाशी के ऊपर खर्चा करेगा, जो गरीब है वो भी अपनी बुनियादी जरूरियात के ऊपर खर्चा करेगा। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर पैसा सारा अमीरों के पास है, जो गरीब है उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो अमीरों के पास जितना पैसा है वो फिगर्स में ही होता है, उनके अकाउंट्स बैंक बैलेंसेस भरे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो उतना खर्चा भी कर रहे हैं, उनके पास तो सरप्लस में पैसे होते हैं। उधर से गरीब जो है वो अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए भी खर्चा नहीं कर पाता, तो कंजम्पशन में इस तरह से कमी आती है, क्योंकि सारा का सारा पैसा चला गया अमीरों के पास, और अमीर भी सारे का सारा खर्चा नहीं करते, वो बुनियादी जरूरियात और कुछ अयाशियों के ऊपर खर्चा करते हैं, बाकी सेव कर लेते हैं। अगर वही पैसा अमीरों और गरीबों के दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती तो अमीर भी जरूरियात पूरी करते और गरीब भी जरूरियात पूरी करते, तो कंजम्पशन दोनों साइड से बढ़ती। इसके बाद क्या, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंजेस, इफ प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज then the population will move to spend their income quicker in the present, hence increasing the consumption। अगर हमें पता है कि कल पेट्रोल जो है वो 30 रुपए बढ़ जाएगा तो अब भी पेट्रोल पंप के ऊपर लाइनें लग जाएंगी। तो अब अगर प्राइसेस का चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो हम कि कल प्राइस बढ़ जाएगी किसी प्रोडक्ट की, तो आज हम उसकी कंजम्पशन अपने पैसों की ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा अपने पैसों को खर्च करने लगते हैं। इसके बाद क्या, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, इफ लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स आर टैक्स्ड मोर देन ओवरऑल कंजम्पशन डिक्रीजेस। फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है, ये बजट पॉलिसी होती है, जो बजट अभी हुकूमत ने पेश किया है 2-3 दिन पहले, उसे हम उसकी है फिस्कल पॉलिसी। जो स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है वो होती है मॉनिटरी पॉलिसी, जो हुकूमत की बजट से रिलेटेड पॉलिसी होती है उससे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो वो कहता है अगर जो गरीब है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। अब गरीब बंदा है वो अब पहले जो सपोज कोई भी चीज खरीदने जाता है तो अगर उसे पता चलता है कि यार ये तो टैक्स लग गया है, अमीरों के लिए टैक्स लग जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके पास वैसे ज्यादा पैसे हैं। गरीबों के लिए थोड़ा सा भी चीज महंगी हो जाए तो उनको बड़ा फर्क पड़ता है। अब अमीर हैं उनके लिए पेट्रोल 30 रुपए भी बढ़ गया है तो भी कोई इशू नहीं है, गरीब के लिए पेट्रोल 5 रुपए भी बढ़ जाए तो वो बड़ा मसला होता है, वो पूरा हिसाब लगाते हैं पूरे महीने मुझे इस दफा कोई 1000-1500 का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ जाएगा। गरीबों के ऊपर वो कहता है अगर टैक्स लगाएंगे तो वो खर्चा करना छोड़ देंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। Change in interest rate. As interest rate increases, it usually decreases the amount of disposable income. As interest rate increases, it usually decreases the amount of disposable income by increasing the mortgage repayments and thus reduces.
इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट कहते हैं सूद को, कि सूद कितने परसेंटेज से लगाया जा रहा है। आप बैंक से जो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर सूद होता है। तो अब अगर बैंक के ऊपर सूद ज्यादा लगेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तो आप कर्जा नहीं लेंगे। अगर कम होगा तो आप ले लेंगे। आपको कोई भी कारोबार करना है, आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक से उधार ले लेता हूँ। अगर बैंक आपको कहेगा कि आपने सालाना इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट देना है, तो आप कहते हैं ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर बैंक कहे कि आपने 20% इंटरेस्ट देना है, तो वो तो मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से वो क्या कहता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम बाय इंक्रीजिंग द मॉर्टगेज रीपेमेंट्स। आपने बैंक से कर्जा पहले लिया हुआ था, आपने कहा था कि 5% इसका इंटरेस्ट है, तो मैं अपनी इनकम से इसको देता रहूंगा पैसे। लेकिन अब क्या हुआ है कि उसने कहा कि नहीं, अब कर्जे के ऊपर आपने 5 की बजाय 10% के हिसाब से सूद देना है। तो अब वो इनकम का बहुत सा खर्चा उसके ऊपर लग जाएगा, इंटरेस्ट यानी सूद को देने में, जो उसने लोन लिया था। तो इस तरह से इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो फिर कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। इसलिए कहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े तो हम इनकम का हिस्सा अपने इंटरेस्ट के ऊपर लगा देते हैं, बैंक के सूद के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। वो कम हो तो कंजम्पशन कम हो जाती है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड आर फॉर्म ऑन कैपिटल गुड्स। मैंने कहा था कि कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जिनको हम खाते पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो हमारा कंजम्पशन होती है। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स जिनको इस्तेमाल करके हमने आगे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो कैपिटल गुड्स तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर। जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन थी, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो पैसा हम लगाते हैं, खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उससे हमने अपना बिजनेस ग्रो करना है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट पैटर्न। इट इंक्लूड्स स्पेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स, रोड्स एंड कम्युनिकेशन प्लांट्स, मशीनरी वगैरह। इस तरह की सारी चीजें जो है, जिस तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, मशीनरी, उसके ऊपर जो खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट है। इट डजंट इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन ओल्ड कैपिटल एसेट लाइक ओल्ड बिल्डिंग एंड ओल्ड ट्रांसपोर्ट बिकॉज दीस आर नॉट इंक्लूडेड इन रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंट्री। मैंने आपको कहा था कि जो नेशनल इनकम होती है वो होती है पूरे मुल्क में हमारी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी टोटल वर्थ कितना है, उस वर्थ को नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि वर्थ वो वाली जो हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की देखते हैं, हम रिसोर्सेज के तौर पर नहीं देखते। मैंने कहा था कि सपोज आप अपने बिजनेस के लिए कैपिटल गुड के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर मशीन लेकर आए हैं फोटोकॉपी वाली, आपके लिए तो वो रिसोर्स है, कैपिटल गुड है। लेकिन जो दुकान फोटोकॉपी वाली मशीनें बेच रही है उसके लिए तो वो एक किस्म की इन्वेंट्री हुई, क्योंकि उसके लिए तो छोटा प्रोडक्ट हो ना, फाइनल गुड एंड सर्विसेज। आप फोटोकॉपी वाली मशीन लेकर फोटोकॉपी बेच रहे हैं, मशीन अपने पास रख रहे हैं, लेकिन जो पीछे मशीन जहां से लेकर आए हैं उसके लिए तो मशीनरी भी ऐसे हुई जैसे आपके लिए फोटोकॉपी है, क्योंकि आप फोटोकॉपी सेल कर रहे हैं, वो मशीनरी सेल कर रहा है। तो इस तरह से अब इस तरह से फोटोकॉपी वाली फिर तो हम इस तरह कहेंगे कि शायद एक ही मशीन को हम 2 दफा काउंट कर लें, कि जो फोटोकॉपी मशीन बेच रहा है वो भी काउंट करे, इधर से हम अपने रिसोर्स के तौर पर भी काउंट करें। तो ये तो फिर नेशनल इनकम को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आता है कि एक ही चीज है लेकिन 2 दफा हम उसको काउंट कर रहे हैं। तो 2 दफा तो काउंट नहीं करनी, एक चीज को एक दफा काउंट करेंगे ना कि हमारी नेशनल इनकम की इतनी वर्थ है टोटल चीजों की। तो इसी तरह से वो कहता है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट हम उसको कहते हैं जब हम किसी नई चीज के ऊपर खर्चा करते हैं, किसी पुरानी चीज के ऊपर नहीं। अब एक बंदा है, तो पुरानी दुकान थी फोटोकॉपी वाली, उसने फोटोकॉपी जब खरीदे तो उसने उसके ऊपर पैसे लगाया, ठीक है। अब उसके बाद हमने वो पुरानी चीज खरीदी, तो अब एक ही चीज के ऊपर उसने भी इन्वेस्टमेंट की थी, हमने भी की थी, तो ये तो फिर डबल हो गई। तो पूरे मुल्क की इन्वेस्टमेंट हम उसी को काउंट करते हैं जब कोई नए प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाए, किसी पुराने के ऊपर अगर हो तो वो नहीं होगी। अगर किसी ऑफिस में फर्नीचर पुराना पड़ा हुआ है तो हम कहें कि हमने इस मुल्क की टोटल इन्वेस्टमेंट में 10,000 का इजाफा किया है, और जिसने पहली दफा फर्नीचर 20,000 का खरीदा था तब उसने भी कहा था कि मैंने भी मुल्क की इन्वेस्टमेंट में 20,000 का इजाफा किया है। तो इस तरह से तो एक ही टेबल को 2 दफा हम काउंट कर रहे हैं। उसने भी किया था तब जब उसने नई खरीदी थी, और हमने भी किया जब हमने पुरानी खरीदी। तो इस तरह से ये तो इन्वेस्टमेंट में फिर प्रॉब्लम आएगी कि टेबल पूरे मुल्क में एक ही के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है और काउंट हो रही है 2 दफा। तो इसलिए हमने काउंट तभी करनी है जब किसी नए प्रोडक्ट लेना है, नए प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, पुरानों के ऊपर नहीं। इट डजंट इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन ओल्ड कैपिटल एसेट्स लाइक ओल्ड बिल्डिंग एंड ओल्ड ट्रांसपोर्ट बिकॉज दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंट्री। क्वांटिटेटिव एडिशन इन कैपिटल गुड इज ए प्री कंडीशन इन रियल इन्वेस्टमेंट। वो कहता है कि क्वांटिटी भी बढ़े। अब पूरे मुल्क में टोटल थी 1,000 टेबलें, तो अब
पहले भी 1000 थी, अब मैंने किसी से खरीद ली तो अब मैं कहूँ कि मैंने भी एक टेबल खरीदी है, लेकिन ओवरऑल फिर भी पूरे मुल्क में वही 1000 टेबलें ही हुई हैं। तो वो कहते हैं क्वांटिटी में भी इजाफा होना चाहिए। तो क्वांटिटी में इजाफा तब हुआ था जब 999 के बाद 1000वीं टेबल किसी ने खरीदी थी। अब मैंने 1001 टेबल नहीं कर दी, क्योंकि मैंने तो वही पुरानी खरीदी है। पुराने एक किसी के पास खत्म हुई टेबल तो मेरे पास आई है। ऐसा तो नहीं है कि पुराने 1000 टेबल लोगों के पास थी और मैंने इजाफी कोई नई बनवाई है। तो वो कहते हैं क्वांटिटी में इजाफा होना चाहिए। प्री कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है। By making investment on an old shopping mall is simply considered as an exchange of ownership instead of addition to the existing stock of capital of a country. अब एक टेबल है, किसी ने नई ली थी, उसके बाद उसने बेच दी, किसी और बंदे ने पुरानी टेबल ली है। तो इसमें सिर्फ ये हुआ है कि ओनरशिप तब्दील हुई है, मलकियत का फर्क पड़ा है। पहले कोई और मालिक था, अब कोई और मालिक है। ऐसा नहीं है कि टेबल की तादाद में भी इजाफा हुआ है, ऐसा नहीं है। Spending on the buyer side has to offset the existing investment by withdrawing the investment from the seller side. कि हम कैंसिल कर देंगे, तो पहले वो मालिक था, अब मैं हूं, उसकी तरफ से मेरी तरफ से जो खर्चा है उसके लिए क्या है, एक इनकम है। तो हमारी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो उसकी तरफ से कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फंक्शन मींस डिपेंडेंट। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ हाउसहोल्ड। इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस अलोंग विद एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एक्सेप्ट ए fraction of investment. वो कैसे? Investment function represents a relationship between amount of investment that is made up on different level of national income. Income is function या dependent on investment is function या dependent on national income. I for investment, F function या dependent on, Y मतलब national income. नेशनल इनकम के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। कैसे? अगर पूरे मुल्क में ज्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग हो रही है, तो लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेगा लोग सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, part of investment expenditure which remain unaffected with an increase or decrease in national income of a country. इन्वेस्टमेंट का वो हिस्सा जो हम जरूर करते हैं, चाहे किसी मुल्क की नेशनल इनकम बढ़े या कम हो। This is generally done without intentions of earning more income or profit. वो कहते हैं कि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम कोई अपनी इनकम कमाएं या कोई प्रॉफिट कमाएं। This investment is initiated by government for welfare maximization. अगर हमें पता चल रहा है कि इस मुल्क में जो कारोबार है वो कोई इतने तरक्की याफ्ता या सक्सेसफुल नहीं चल रहे, लेकिन हम फिर भी कारोबार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मकसद कोई पैसे कमाना है ही नहीं, हम तो सिर्फ कर रहे हैं एक चैरिटी के तौर पर, एक चैरिटी फाउंडेशन हमने बनाई हुई है। इसमें क्या, इन्वेस्टमेंट इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्राइवेट बंदा भी कर सकता है। अब गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल बनाती है अवाम की फलाह बहबूद के लिए, और जो इमरान खान है उसने भी हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका भी मकसद नहीं है पैसे कमाना, और इमरान खान का भी मकसद नहीं है पैसे कमाना। तो पाकिस्तान में चाहे कारोबार फेल हो लोगों के, इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया है क्योंकि वो कोई हॉस्पिटल उसका कारोबार थोड़ी है, वो तो उसके लिए एक फाउंडेशन है, चैरिटी फाउंडेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आई नॉट। अब देखिए कंजम्पशन जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी उसे सी नॉट बोला, और जो इनकम उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही उसे आई नॉट बोला। आई नॉट रिप्रेजेंट्स द ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये क्या है? एक्सोजीनस है, जो इनकम के ऊपर डिपेंड ना करे। हम कहते हैं इसका कोई डायरेक्ट इनकम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इनकम ये इनकम के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं ये एक्सोजीनस फैक्टर है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि पहले आई नॉट थी, फिर इसके बाद आई स्टार नॉट है। इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल अनअफेक्टेड है। Explanation क्या है? The graph shows that investment remains unaffected irrespective of an increase in national income. Horizontal investment curve is showing that investment is independent of the income. क्योंकि ये ऑटो है, इन्वेस्टमेंट हम जरूर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी चैरिटी फाउंडेशन है, हमारी पोटेंशियल ही नहीं है, क्योंकि ये तो कोई हमने प्रॉफिट थोड़ी कमाना है। A shift in autonomous investment from I naught to I naught can be observed due to various exogenous factors like great change in public development programs. अब शिफ्ट की बात कर रहा है तो शिफ्ट इनकम की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से होगा। इसके बाद क्या, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इट कंट्रीज नेशनल इनकम। जिस तरह कंजम्पशन थी इंड्यूस, वो भी डायरेक्ट इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही थी, इस तरह से इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट कर रही है। इन्वेस्टमेंट चेंजेस विद चेंज इन इनकम। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन MY रिप्रेजेंट्स द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंडोजिनस। अब ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है इनकम के ऊपर, तो ये एंडोजिनस फैक्टर है व्हिच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेशनल इनकम। अब यहाँ पर देखें, वहां पर इनकम देखें, नीचे Y थी हॉरिजॉन्टल पे, आई नॉट हमने स्ट्रेट का है, इनकम बढ़ती जा रही है, चाहे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, इनकम चाहे जैसी भी हो। लेकिन जो इंड्यूस्ड है उसके ऊपर क्या है, वो तो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है
तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर वो शो कर रहा है कि डायरेक्ट अपवर्ड की तरफ है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब चेंज हो रही है। नेशनल इनकम अगर अच्छी होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, अगर नेशनल इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो उसमें चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट में। तो इसलिए ये चेंज शो कर है जो कर्व हमने ऊपर की तरफ ड्रा किया है। तो नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोप है, जिस तरह सप्लाई और प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। और इसमें शिफ्ट आ रहा है I2 की तरफ, किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज आ सकता है। और the graph shows that investment increases with an increase in income. Positively sloped investment curve represent the investment directly dependent on the income. Shift in reduced investment from I1 to I2 can be observed due to various exogenous factors like interest rate or social factor वगैरह। इसके बाद क्या टोटल इन्वेस्टमेंट, जिस तरह टोटल कंजम्पशन थी ऑटो और इंड्यूस का sum of autonomous investment and induced investment. Mathematical representation I is equal to I naught plus my marginal propensity or tendency to invest। वहां क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन नेशनल इनकम। M represents the slope of investment function और marginal propensity to invest। अब मार्जिनल का मतलब क्या है, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है, ये सारी बातें बता चुका हूँ। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब देखें हमने फर्म की तरफ से जो प्रोडक्शन थी उसका भी मार्जिनल कॉस्ट देखा, मार्जिनल रेवेन्यू देखा, एवरेज कॉस्ट देखा, एवरेज रेवेन्यू देखा। फिर कंजम्पशन आई, मार्जिनल कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन। अब इन्वेस्टमेंट है, मार्जिनल कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन। तो अब जरूरत नहीं है कि मैं मजीद मार्जिनल का मतलब बताऊं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन आई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी टू इन्वेस्ट, रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट टू टोटल इनकम। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय वाई। इसके बाद क्या है? केन्स डिटरमिनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट फंक्शन। While making new investment, people have focused on two factors। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट करते हुए वो कहते हैं लोगों का ध्यान दो चीजों के ऊपर होता है। एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसे कहते हैं, और दूसरा होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस विल बी रेडी टू मेक इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी रेडी टू मेक इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन देयर MEC रिमेन ग्रेटर देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि MEC और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या चीज। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कैपिटल गुड। आपने फोटोकॉपी वाली जो मशीन लेकर रख दी है, अब आपको उम्मीद कितना है कि ये मशीन मुझे कितना प्रॉफिट दे सकती है। ये जो हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना कि मैं इससे इतना पैसा प्रॉफिट कमाऊंगा, उससे हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब वही इन्वेस्टमेंट जो हमने मशीनरी वगैरह लेकर खरीदी है, उसकी एफिशिएंसी हम देखते हैं कि ये कितने मार्जिन से हमें प्रॉफिट देगी। डिस्काउंट रेट व्हिच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द prospective yield from the capital asset equal to its supply price। According to ये बता दो, according to Keynes analysis, market rate of interest remain constant in short run, therefore it is the MEC which determine the level of investment in economy। शॉर्ट रन में वो कहता है कि ये इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहता है, तो उसमें जाहिर सी बात है दो फैक्टर में से फिर बचा एक रह जाता है, तो उसी कोई वो चेंज होगा तो उसी का इफेक्ट हम देखेंगे। तो एक है MEC और एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दो चीजें मेन सामने रखकर लोग फैसला करते हैं कि उन्होंने किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। MEC क्या है? वो देखेंगे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये कितनी प्रोडक्टिव है, हमारा जो कैपिटल है इससे हम कितना फायदा उठा सकते हैं। अगर तुम्हें पता चले कि ये अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है तो वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक बंदा है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसने बैंक से उधार लेके कारोबार करना है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करेगा बैंक का। अगर बैंक कहेगा कि मुझे थोड़ा सा 5 या 2% इंटरेस्ट देना इस लोन के ऊपर, तो वो कहेगा ठीक है मैं लोन लेकर बिजनेस कर सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ। अगर बैंक कहे कि नहीं तुमने 20% इंटरेस्ट देना है सालाना इस लोन के ऊपर जो तुम ले रहे हो अपना बिजनेस करने के लिए, तो तब वो बंदा सोचेगा कि यार फिर बेहतर मैं कारोबार ना करूं क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा सूद ले रहे हैं बैंक वाले। तो इस तरह से एक तो हमने अपनी मशीनरी को देखना है कि वो हमें कितना प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, ये हमने इसको देखकर फैसला करना है इन्वेस्टमेंट का। दूसरा हमने बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है कि बैंक हमसे सूद कितना लेगा। अगर कम सूद लेगा तो हम बैंक से उधार लेकर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, अगर सूद ज्यादा लेगा तो हो सकता है हम कर्जा ना उठाएं बैंक से और कारोबार ना करें। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट एट विच ए फर्म और हाउस होल्ड मस्ट पे फॉर द फंड्स इन द प्रेजेंट विच विल बी पेड बैक इन द फ्यूचर। मतलब वही है कोई भी फर्म या हाउस होल्ड जो बिजनेस कर रहा है वो वाली अमाउंट जो अभी वो ले रहा है और उसके बदले में फ्यूचर में उसने वापस करनी है। दिस रेट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। क्यूएम के ऊपर अंदर आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब वो ओरिजिनल अमाउंट। अब यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि देखें MEC है और MEC 1 हो गया है। एफिशिएंसी अगर हमें लग रही है हमारे कैपिटल की बढ़ेगी तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे।
The graph shows that total level of investment which will take place in an economy at each level of the interest rate. इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ देखें कि इन्वेस्टमेंट जो है ना एमएससी और इंटरेस्ट रेट वर्टिकल देखें, इंटरेस्ट रेट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इंटरेस्ट रेट अगर I1 से I2 कम होगा तो इधर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और एमएससी जो है वो क्या होगी, अगर वो बढ़ेगी तो फिर इधर से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो इनका जो एमएससी है एफिशिएंसी और इन्वेस्टमेंट इनका डायरेक्ट रिलेशन है, और जो इंटरेस्ट रेट है उसका और एमएससी या इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर एफिशिएंसी कैपिटल की ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, एफिशिएंसी कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। लेकिन उधर से इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। इन द ग्राफ a downward slope of MSC shows that inverse relationship on each level of investment in the country in a given time। इंटरेस्ट रेट से क्या है, इनवर्स रिलेशन है इसका। A movement along MSC curve from point A to B represents the people increase the level of investment as market rate of interest decreases। Increase the level of investment as market rate of interest decreases। मतलब क्या कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। Two reasons for negative slope of MSC curve। Due to increase in level of investment, demand for capital good increases। एक बंदा है वो बहुत से लोग कारोबार करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो मशीनरी ज्यादा खरीदेंगे। एंड देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड आल्सो इंक्रीजेस, फिर मशीनरी महंगी हो जाएगी। अब सप्लाई प्राइस इन प्रोडक्ट मार्केट अलोंग विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब मशीनरी महंगी मिलेगी तो आगे हम चीजों की कीमत भी महंगी रखेंगे। अब क्या होगा, विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट व्हिच कॉजेस ए फॉल इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत सी, तो हम मशीनरी खरीद रहे हैं, उधर से मशीन महंगी हो जाती है, तो अब उस मशीन से पैसे कमाने के लिए हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ताकि फिर ज्यादा पैसा कमाएं, और ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में जब सप्लाई ज्यादा बढ़ती है तो फिर हमें प्राइस कम करना पड़ती है। ये तो एग्रीकल्चर वाली एग्जांपल जो दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ी थी, आपको पता है कि चीज कम हो तो प्राइस ज्यादा रखते हैं, चीज ज्यादा पड़ जाए तो फिर कीमत कम रखना पड़ती है हमें। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। इसके बाद शिफ्ट इन एमएससी शेड्यूल यानी कर्व। Shift in MSC results in change in level of investment due to change in factor other than market rate of interest। अब क्या है, MSC का मेन फैक्टर तो इंटरेस्ट रेट था जिसके वो इनवर्स रिलेशन थी। ये देखें इंटरेस्ट रेट और MSC इनवर्स रिलेशन थे, इसलिए डाउनवर्ड कर्व है, जिसका डिमांड और प्राइस इनवर्स थे तो डाउनवर्ड कर्व थी। मेन फैक्टर इसमें MSC में यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। शिफ्ट कब आता है, जब मेन फैक्टर के अलावा बाकी फैक्टर की वजह से चेंज है, तो इसमें शिफ्ट आ रहा है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं, जब बाकी फैक्टर की वजह से चेंज है। अब इफ बिजनेस गेट्स मोर अट्रैक्टिव इन फ्यूचर पीपल विल इन्वेस्ट मोर इवन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी को पता चल रहा है कि यार मैंने पेट्रोल पंप बनाना है और उसके लिए मैं बैंक से कर्जा ले रहा हूँ तकरीबन 50 करोड़ का, और बैंक जो है वो कहता है कि मैंने इसके ऊपर तुमसे 30% इंटरेस्ट रेट लेना है। अब देखा जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो 30% ले रहा है, अब तो हमें नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि बैंक को सूद बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें पता चल रहा है कि कल को पेट्रोल का जो कारोबार है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मेरा जो पेट्रोल पंप है वो बहुत ग्रो करेगा, मुझे बहुत प्रॉफिट देगा, तो अगर फ्यूचर अच्छी चीज अच्छा साइन नजर आ रहा है तो हम फिर इस टाइम वो टेंशन नहीं लेंगे कि हमें शायद इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ जाए। अब उस इंटरेस्ट रेट को हम सामने नहीं रख रहे, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, चाहे काम में ज्यादा है। हम सामने किस चीज को रख रहे हैं, वो फ्यूचर वाली चीज, वो फ्यूचर का साइन जो शो कर रहा है कि कल को जो पेट्रोल पंप का बिजनेस है बहुत ग्रो करेगा। हर बंदे के पास बाइक होगी तो हर बंदा पेट्रोल डलवाने आएगा। इंटरेस्ट रेट even at high interest rate as they are expecting return better than prevailing interest rate। रिटर्न बेटर वो कर रहे हैं एक्सपेक्ट फ्यूचर में। शिफ्ट ऑफ MSC टू MSC1 एक्सप्रेसेस ग्रेटर इन्वेस्टमेंट और प्रीवेलिंग इंटरेस्ट। causes change in sentiments, कुछ हालात बदल जाए अगर। if businessmen are optimistic about the future economic climate it can be that MSC is overestimated and will therefore be higher। वो कहता है कि अगर किसी को पता है कि कल को जो है ना अगर किसी ऐसे बंदे की हुकूमत आती है पाकिस्तान में जो ईमानदार है, और हम अगर बिजनेस करेंगे तो हमारे बिजनेस को लॉस नहीं होगा, लोग खुश होंगे, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, किसी तरह के कोई भी बुरे हालात नहीं होंगे, हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसे सेंटिमेंट्स ऐसे हालात नजर आए फ्यूचर में तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद क्या, चेंज इन वेज रेट्स, राइजिंग वेज रेट्स गिव अपवर्ड पुश टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम सैलरी बढ़ाएंगे तो हमारी इनपुट या फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। ऑल एल्स रिमेन इक्वल राइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल मेक द इन्वेस्टमेंट लेस अट्रैक्टिव।
अगर हमें पता चले कि हुकूमत ने कह दिया है कि अगले महीने से हर मजदूर की कम से कम तनख्वाह 20,000 है और हम वैसे 10,000 देते हैं, तो अभी 10,000 हम सैलरी दे रहे हैं हर मजदूर को, तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अगर कल को हमें ज्यादा तनख्वाह देनी पड़े तो फिर हम बचेंगे इन्वेस्टमेंट करने से, बिजनेस करने से। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो फिर हम इनकी तनख्वाह ही दे, हमें प्रॉफिट तो कुछ नहीं बचेगा। Hence, MSc falls and MSc curve will shift to left and vice versa. अगर वेज रेट तनख्वाहें मजदूरों को ज्यादा देनी पड़ेंगी तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चे बढ़े तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं तो फिर प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम है, वो तो खर्चे पूरे करने में ही सारे रेवेन्यू लग जाना है। इसके बाद है चेंज इन इनकम। इफ एंटरप्रेन्योर रिसीव ए साइजेबल इंक्रीज इन इनकम परहैप्स थ्रू ए टैक्स कंसेशन आर सिमिलर, देन देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। इसका मतलब क्या है? आपकी पहले थी 10 लाख तनख्वाह, उसके ऊपर आपकी जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 2 लाख। हो सकता है हुकूमत कहे कि अब आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 1 लाख, तो अब आपके पास 9 लाख बच जाएगा, तो आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आप इन्वेस्ट ज्यादा कर पाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ। इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली, then this will serve to boost the future demand for goods and thus encourage the investment। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले जो है वो हमारा पेट्रोल पंप था, उसके ऊपर क्या थे, 100 बंदा आता था पेट्रोल डलवाने अपने बाइक के अंदर। अब हमें पता चला कि अब इस इलाके में जो पॉपुलेशन थी, पहले रहते थे 500 बंदा, अब 1000 बंदे रहते हैं। जब बंदे ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा लोगों के पास बाइक होगी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ने के चांसेस है तो हम अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। Quantity of capital goods already in existence. If many substitute goods exist already, then it is less advantageous to invest, as MSc will be less in that industry. अगर ऑलरेडी बहुत सी कोल्ड ड्रिंक बहुत सी कंपनी की है तो हमें क्या जरूरत है फजूल में एक और कंपनी खोलने की, ऑलरेडी इतनी है। तो कोशिश करनी चाहिए, ऐसा बिजनेस करना चाहिए और ऐसे एरिया में जहां पहले कोई उस तरह की चीज ना हो। अब ऑलरेडी एक बड़ा होटल हो किसी इलाके में और आप वहां पर अपना होटल बना लो और आपका उस लेवल का भी नहीं है, तो आप नुकसान ही उठाएंगे अपना। इसके बाद क्या? टैक्स रेट्स। एनीथिंग दैट सर्व टू रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिस्क विल रिड्यूस द एमवीसी। ठीक है, टैक्सेस ऑन इनपुट और अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस विल डू जस्ट दिस। मतलब क्या है, हमारे जो कैपिटल है अगर उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है, हमारा कोई भी शोरूम वगैरह है गाड़ियों का या किसी तरह का कोई भी बिजनेस है, अगर हमारे इनपुट्स ही महंगे हो रहे हैं, हमने फोटोकॉपी मशीन लेकर आए, वो थी टोटल 10,000 की और हमें 12,000 देना पड़ा, 2,000 टैक्स था हुकूमत की तरफ से, तो अब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही महंगे हो रहे हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट पे कम करना पड़ेगी, हमारा मूड नहीं बनेगा इन्वेस्टमेंट करने का, तो इन्वेस्टमेंट चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद क्या है? गवर्नमेंट मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है, असरअंदाज होती है। कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट। बाय कीपिंग द इंटरेस्ट गवर्नमेंट एनकरेज ए हायर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, वो ऑर्डर देती है कि किसी बंदे ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम रखा जाए ताकि वो बैंक से कर्जे ले और इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है? जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एक ओवरऑल मुल्क का इमेज अच्छा जाएगा कि यहाँ पर कारोबारी लोग कारोबार कर रहे हैं, इसका मतलब इस मुल्क के हालात अच्छे हैं। दूसरा, उस मुल्क के रहने वाले लोग जो है वो नेशनल इनकम में इजाफा करेंगे, इनकम बढ़ेगी और इसके अलावा लोगों को रोजगार मिलेगा इन्वेस्टमेंट से। तो हुकूमत कोशिश करती है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इसलिए तो मोस्टली कोशिश होती है लोगों की कि वो यहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा कोशिश करते हैं कि बाहर की बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। अब चाइना है वो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट करता है, अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। उन प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से एक तो पाकिस्तान में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बाकी मुल्क भी करते हैं। अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इसका मतलब है हालात अच्छे हैं तो हम भी इन्वेस्ट करें, और जहां पर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं उसमें हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है बहुत पॉजिटिव चीज है। तो कोशिश करती है हुकूमत की इंटरेस्ट रेट कम रखा जाए। प्रोवाइड डायरेक्ट एनकरेजमेंट टू इन्वेस्टिंग फंड्स बाय ऑफरिंग द इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स परहैप्स directed at a particular region by lowering the cost of investment, cost of doing business, by improving the rule of law, by providing the tax incentives। अब जिस तरह से हमारा मुल्क जो है वो एक ज़राई मुल्क है, अब हुकूमत चाहती है कि हमारा मुल्क जो है वो कोई इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारा मुल्क में जमीन अच्छी है तो हम इस तरह से ज़राई पैदावार कर सकते हैं। अब हुकूमत क्या करती है, वो कहती है कि हमारा इस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए और ज़राई पैदावार को बढ़ाना चाहिए। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब किसानों से बिल्कुल टैक्स नहीं लिया जाता गंदम वगैरह उगाने पर। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें हुकूमत टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट दे देती है कि अगर पहले मैं 5% टैक्स ले रही थी अब 2% लूंगी। इसके बाद क्या, सीक्स टू स्टिमुलेट द बिजनेस कॉन्फिडेंस by developing and announcing an economic policy for continuing growth
which should be consistent with the stated goals. Frequent and sudden changes in economic policy result in loss of business confidence. अब हुकूमत अगर हर दफा अपनी पॉलिसी चेंज करती रहेगी मुल्क में तो उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंट होने की जरूरत होती है. Encourage the technological developments by financing research schemes of its own as well as those of private firms. In the long run, investment in education might be significant for the strength of innovative research. अगर रिसर्च को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हमें साइंसदान प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें इदारे अच्छे बनाने होंगे, तो हर चीज का इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव चीज छोड़ेंगे तो उसका अच्छा असर आएगा. इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन. Government indirectly influence the level of investment. For instance, a policy to control the growth in money supply would help in credit control and would in return affect the consumer spending, especially in consumer durable goods. Change in consumption affect the investment level with the influence of the accelerator. Accelerator अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से क्यों होती है? अगर कंजम्पशन नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद है सेविंग्स. Portion of income which is not consumed yet. हमारे इनकम का वो हिस्सा जिसे हमने अभी तक खर्च नहीं किया. Postponed consumption of households or business. ऐसी इनकम का हिस्सा जिसे हमने अभी कंज्यूम नहीं किया, अभी खर्च नहीं किया, उसे पोस्टपोन किया हुआ बाद में इसे खर्च करेंगे. चाहे वो हम जरूरियात की चीजें खरीदें, कंज्यूमर गुड्स, या फिर कोई बिजनेस करें, कैपिटल गुड्स के ऊपर वो खर्च लगाएं. Consumption and saving both increase with increase in income. Saving and income are directly proportional. As income increases, consumption also increases, but with lesser proportion, resultantly saving increases. वो वही कह रहा है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन पहले बढ़ती है, लेकिन बाद में कंजम्पशन कम हो जाती है क्योंकि हमने चीजें जरा सारी खरीद ली होती हैं, तो फिर सेविंग की बारी आती है, सेविंग बढ़ती है. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. S is equal to FY. Saving is function या dependent on income. Saving depends upon the income of households. Autonomous saving. Part of income which doesn't depend upon the income. Mathematically represent auto का मतलब आपको सारा पता चल चुका है, induce का मतलब भी आपको सारा पता है. अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं? माइनस S नॉट रिप्रेजेंट द ऑटोनोमस सेविंग एक्सोजीनस फैक्टर व्हिच डजंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इनकम. ठीक है, ऊपर इन्वेस्टमेंट वो गलती से लिखा हुआ है. The negative rate of saving shows that it doesn't necessarily mean that you don't have any saving. It means you are spending more than you earn and you are borrowing to pay for purchases. माइनस एस नॉट का मतलब वो कहता है कि ये नहीं है कि शायद आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, इसका मतलब है कि यू आर स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न. आप स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, और स्पेंड कैसे कर रहे हैं? यू आर बोरोइंग, उधार लेकर, टू परचेसेस. अब देखें, एक बंदा है वो खुश है कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, और उसे पता चलता है कि यार मेरे बच्चे को गाड़ी चाहिए 5-6 लाख की, तो वो किसी को कहता है कि यार मुझे ना 5-6 लाख चाहिए, तो मैंने अपने बेटे के लिए गाड़ी ले ली है. उधर से वो खुश है कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है. तो क्या वो 10 लाख रियल में उसकी सेविंग्स है? वो तो 10 लाख ओरिजिनल में नहीं है, क्योंकि अगर 10 लाख उसके घर पड़ा हुआ है या बैंक में, तो बाहर की दुनिया का 6 लाख वो मकरूज भी है. तो हम उधार लेकर अपनी जरूरियात पूरी करें और उधर से हम खुश हो जाएं कि हमारी सेविंग्स हैं, तो वो सेविंग्स नहीं होती. इंड्यूस्ड सेविंग क्या है? पार्ट ऑफ सेविंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन income. Mathematical representation SY represents the induced saving, endogenous factor which directly depend on income. Total saving क्या होगी? दोनों का sum होगी. Marginal propensity or tendency to save. Ratio of change in saving to change in income. M represent the slope of investment function or marginal propensity to investment. Mathematical representation investment फिर कहाँ से आ गई? Saving. Change in investment, change in income. Ratio of total saving to total income. Total saving divided by total income. अब देखें, ऊपर वाली जो हमने ग्राफ बनाया उसमें हमने इनकम और कंजम्पशन के दरमियान वाला शो किया है, और नीचे जो है वो इनकम और सेविंग के दरमियान शो किया है. तो सेविंग हमने कहा है कि नेगेटिव भी होती है, माइनस एस. तो देखिए, कंजम्पशन हमने कहा था इनकम ना भी हो तो कंजम्पशन होती है, तो कंजम्पशन कर्व को हमने ऊपर से शो किया था और इनकम को हमने जीरो से शो किया था, क्योंकि इनकम पहले जीरो भी हो सकती है, बाद में बढ़ सकती है. लेकिन कंजम्पशन हमने कहा था कि हम हमेशा करते हैं चाहे कंजम्पशन ना भी हो, चाहे इनकम ना भी हो. और सेविंग क्या है? सेविंग हम हमारी जो इनकम है उसके बाद हम खर्चे पूरे करते करते हम अपने सेविंग जो है उसको हमने खुश रखा हुआ है खुद को कि हमारे पास सेविंग्स हैं, और उधार लेकर खर्चे पूरे कर रहे हैं. तो वो सेविंग्स क्या होती है? वो माइनस एस नॉट होती है, वो नेगेटिव होती है. तो इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस की लाइन जो वाई है उससे भी नीचे शो किया. क्यों? क्योंकि अब ये नीचे आ गई, ये नेगेटिव एस है. इसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा कि दोनों की जो डॉटेड लाइंस हैं ये ऐसा पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और सेविंग दोनों क्या हैं? इक्वल है.
The graph shows that consumption increases along with increase in income, but rate of change in consumption is lesser than change in income, which leads to an increase in saving, which is shown in lower portion of the figure. Beyond in Y star, the saving curve become positive. ये जो Y वाली Y लिखा हुआ है सेविंग वाला, जैसे ही ये डॉट के ऊपर आती है सेविंग वाली कर्व S, तो डॉट के बाद वो पॉजिटिव हो जाती है, बढ़ जाती है. Determinants of saving are factors affecting the saving. Level of income. Saving increases with increase in income. Net wealth. A household's net wealth is the value of all assets owned by a household, less any liability or debt owned. A decrease in net wealth would make consumer less inclined toward the spending and more inclined toward the saving at each income level. A decrease in net wealth would make. अब पैसे कम हो जाएं तो क्या हम फिर खर्चे करते रहते हैं? हम कहते हैं कि नहीं यार अब हमें बचत करनी चाहिए, हमें सेव करना चाहिए. तो हमारी ओवरऑल वेल्थ में कमी है तो हम फिर सेविंग की तरफ चले जाते हैं, ना कि कंजम्पशन की तरफ. Interest is the reward for increasing the savings by reducing the consumption and the amount paid by borrowing for current spending power. Amount paid by borrowers for current spending power. Borrower कौन होते हैं? उधार लेने वाले. An increase in interest rate, other things held constant, will lead to less spending on things that are purchased on credit and higher saving. An increase in interest rate, अगर कर्जे का सूद बढ़ेगा तो वो कहते हैं उधार पर कोई चीजें नहीं लेगा फिर, जिसकी वजह से फिर क्या होगा? हायर सेविंग्स, कंजम्पशन कम होगा. इसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एनकरेज पीपल टू सेव मोर. Similarly, an established system of banks and other financial institutions promote the savings by way of interest earning motives, whereas high and widespread. अब बैंक से जब उधार लेते हैं तो क्या होता है? आप उसके सूद देते हैं. अगर बैंक में पैसे रखें, ठीक है, अगर आपका उसके ऊपर भी आपको क्या होता है? आपको बचत होती है, आपको पैसे मिलते हैं. तो बैंक क्या करता है? आपको अगर कर्जा देता है तो उसके ऊपर सूद लेता है. अगर आप पैसे बैंक में सेव रखें तो बैंक उसका भी आपको इनाम देता है, उसके ऊपर भी आपको इजाफी अमाउंट देता है. तो वो कहते हैं बैंक इस तरह के स्टेप्स फिर लेता है. Subjective motivation for savings. According to Keynes, there are multiple factors that motivate the individual and enterprises to save, such as to provide for future needs, to build up a वगैरह. ये पढ़ लेना है आपने क्यों यार. अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. अब हमने कहा था कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब होता है जब कंज्यूमर कोई चीज खा पी कर पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाए. और फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है? जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो. मार्केट का इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो. अब हम क्या देख रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम देख रहे हैं. बहुत सी कंज्यूमर्स और बहुत सी फर्म्स, बहुत सी कंज्यूमर्स की डिमांड और बहुत सी फर्म्स की सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये जब इक्वल होंगी तो हम कहेंगे अब मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है. तो एक डिमांड और सप्लाई अप्रोच है, दूसरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है. केन्सियन टू सेक्टर्स इकोनॉमी. देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेसेस. मतलब हाउसहोल्ड कंज्यूमर और बिजनेसेस मतलब वही फर्म्स. देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स. इसमें दो सेक्टर्स है, वो कंज्यूमर और फर्म को देख रहा है. National income is split into consumption and investment expenditure. An economy is said to be in equilibrium when aggregate expenditure are equal to aggregate income. Withdrawals or leakages become equal to injections through some channels. लीकेजेस और ये जो विथड्रॉल्स है, ये पहले इसकी डिटेल होती थी कि सपोज आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो ये इंजेक्ट हो रहा है, अगर आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो ये लीक हो रहा है. तो यही इंजेक्शंस और लीकेजेस थी. सेविंग इज लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन. An economy is said to be in equilibrium where leakage and injections are equal. The level of national income is determined by equality of aggregate demand and aggregate supply. The graph shows national output on horizontal axis and aggregate expenditure on vertical axis. Aggregate expenditure cuts 45 at point E where it becomes equal to national output. It said that at every level of output beyond or before by E, there will be a tendency for the level of income to move towards by E. If level of aggregate supply exceeds over aggregate demand, then there will be a surplus of goods, which induces the firm to reduce their level of production, and output will continue to fall till YE is achieved. If aggregate demand exceeds over aggregate supply, it reflects a shortage of goods and services produced by the firms. It will induce to firms to produce more goods and services, and level of output will increase. This increase in level of output will continue till YE is achieved. अगर चीजें कम है तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अगर ज्यादा है तो उनकी प्रोडक्शन कम कर देंगे. इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाली वही कार्य है. यहाँ पर देखें
इन्वेस्टमेंट कर्व है हमारी स्ट्रेट लाइन और दूसरी क्या है सेविंग वाली कर्व है। तो पहला पोर्शन जो है वहां पर क्या है वो कहते हैं एस इज लेस देन आई, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट की बजाय सेविंग कम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेविंग वाली कर्व है वो नीचे और इन्वेस्टमेंट वाली ऊपर है। आगे डॉटेड पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल है। इसके बाद देखें इन्वेस्टमेंट वाली कर्व नीचे और एस वाली ऊपर है, तो यहाँ पर सेविंग जब ज्यादा हो तो हम कहते हैं कर्व उसकी जब ऊपर जा रही है तो हम कहते हैं ये ज्यादा है और दूसरी जो नीचे है वो कर्व कम है। Explanation: The graph shows national income on x-axis and saving investment on y-axis. Saving curve S has negative intercept in the sense that consumption level is greater than level of income. Saving and investment are equal at point E. वही बात है जो बताई है। Planned versus actual quantities. There has been always conflict between what firms and households plan to do and what they actually do. What they find their planned sales or production is when they find their planned sales or production is different from what occurs in the economy. It is only at the equilibrium point where there will be no tendency for change. अगर हमारे पास एक पॉइंट है जहां पे ऊपर हमारे सप्लाई ज्यादा है, सरप्लस हो गया है, हमें कीमत कम करना पड़ गई है, तो हम अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे। अगर हमारे पास सप्लाई कम है, शॉर्टेज है, तो हम क्या करेंगे, कीमत तो ज्यादा रखनी पड़ेगी, उधर से फिर डिमांड ज्यादा है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम वो कहता है ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। उधर से सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में दोनों इक्वल है। तो डिमांड और सप्लाई जब हम देखते हैं तो हम सरप्लस और शॉर्टेज देखते हैं। यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच थी तो हमने ये देखा है कि पहले क्या है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आगे इन्वेस्टमेंट कम है, दरमियान में दोनों इक्वल है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर ये लिखा हुआ है।